हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी इकोनॉमिक्स की अगली क्लास में आपका स्वागत है। पिछले भी क्लास में हमने कुछ सवाल लिए थे, इस क्लास में भी सवाल लूँगा। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हमसे सवाल पूछते हैं, कमेंट करते हैं, अपना जो एक सम्मान है, अपना प्रेम है, अपना लगाव है जो जाहिर करते हैं, उस पर हम प्रतिक्रिया भी देना चाहते हैं। कुछ दिन पहले बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स इस बात की शिकायत करते थे कि आप कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने कहा एकदम प्रूफ दे देता हूँ। मैं कह रहा था कि मैं कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन हमने कहा प्रूफ देंगे, तो इसीलिए मोबाइल लेकर हाजिर होता हूँ और 2 4 10 कमेंट पढ़ता हूँ, उसके बाद में क्लास शुरू करता हूँ। तो अपने रिवायत के हिसाब से चलिए कमेंट लेते हैं। अंगद कुमार जी ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि हम आईएएस के लिए कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करें। देखिए, आईएएस के लिए सब्जेक्ट चॉइस करना यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं, उस पर मैंने विस्तृत वीडियो पूरा बनाया है, समझाया है। शुरुआत में हम क्लास शुरू कर रहे थे, तो आपको मिल जाएगा, चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। या इसके लिए एक और सुझाव है कि अभी हम कुछ दिन बाद जब मेंस का एक चर्चा शुरू करेंगे तो वहाँ पर भी इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। दीपू बीगन का कमेंट है, सर आज वाला क्लास तो एकदम लल्लन टाप था, बहुत अच्छे से समझ में आया। दीपू जी बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से अपना पढ़ाई करते रहिए। देखिए, ऐसा है, एक सलाह है आपके लिए, अगर मन से सोच लिए ना कि कुछ कर देना है तो कोई नहीं रोक पाएगा। लग जाइए अपने काम में, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए और जो कुछ भी सोचा है करने के लिए सब कुछ सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप बस निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ जो सोचा है करने को उसको करते जाइए, सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से कमेंट किया। राज जी कोई हैं, सर ऑप्शनल मैथ का क्लास कब लगेगा? सॉरी, ऑप्शनल मैथ का फैकल्टी हमारे पास नहीं है। हमारे पास ऑप्शनल में जो है सोशियोलॉजी का फैकल्टी अभी उपलब्ध है, बाकी भी हम उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको कुछ दिन बाद क्लास मिलनी शुरू भी हो जाएगी। नीतीश तिवारी, सर लास्ट वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी, इसका जवाब मैंने दे दिया है। मंजू जी थैंक यू। कृष्णपाल राजपूत ने थैंक यू लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आईएएस बने या ना बने ये बात तो बात की, इसका जवाब मैंने पिछले वीडियो में दे दिया था। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे कमेंट ले लिए हैं। सुमित सैनी, लास्ट क्लास में टॉपिक अधूरा अपलोड हुआ था। पिछले क्लास में सुमित जी मैंने उसको सही कर दिया है, उसको पढ़ा दिया जो छूट गया था, उसको आप देख सकते हैं। आइए अब इस क्लास में बात करेंगे हम नरसिम्हन कमेटी की। नरसिम्हन कमेटी के सुझाव क्या थे उसको समझेंगे। तो बैंकिंग सुधार को लेकर के नरसिम्हन कमेटी गठित की गई थी, वो पूरी कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था उसको समझेंगे, ठीक है। तो हेडिंग है आपकी नरसिम्हन समिति। ठीक है, नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन जो है ये पूर्व में आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। तो बैंकिंग सुधार के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, और एक कमेटी गठित कब होती है? बैंकों के राष्ट्रीयकरण यानी कि 1969 के काफ़ी दिन बाद, यानी कि 1991 में नरसिम्हन के नेतृत्व में 2 कमेटी का गठन किया गया, एक 1991 में और एक 1998 में। और ये दोनों कमेटियां बैंकिंग सुधार के लिए थी, बैंकिंग सुधार के लिए, ठीक है। ये दोनों कमेटियां बैंकिंग सुधार को समर्पित थीं, यानी कि किस प्रकार बैंकिंग व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, उसी के लिए नरसिम्हन के नेतृत्व में 2 बार कमेटियों का गठन किया गया। और जो उनकी पहली कमेटी यानी कि जो 1991 वाली कमेटी थी, उस कमेटी के रिपोर्ट को इस क्लास में हम समझेंगे। चूँकि आप बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं और बैंकिंग सिस्टम में क्रमवार आप चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने राष्ट्रीयकरण समझा, आपने बैंक क्या है इसको समझा, बैंक का वर्गीकरण समझा, आरबीआई किस तरीके से काम करता है उसको समझा। अभी जो पिछला वीडियो था उसमें आपने एनबीएफसी समझा। अब ये पूरी बैंकिंग व्यवस्था का जो लबोलवाब था वो आपने समझ लिया, ठीक है। अब उस बैंकिंग व्यवस्था में कमियां क्या हैं इसको विशेषज्ञ लोग तो निकालेंगे ना। तो अब उन विशेषज्ञ का राय क्या है या उन्होंने क्या सुझाव दिए उस पर चर्चा करेंगे। यूपीएससी यहाँ से भी सवाल पूछती है
कि नरसिम्हन कमेटी की सिफारिशें क्या थी, उसमें कौन सी सिफारिश लागू हुई, कौन सी नहीं लागू हुई, या कौन सी भविष्य में लागू होगी। देखिए, गवर्नमेंट जब किसी कमेटी का गठन करती है किसी विशेष विषय के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए कि उसमें क्या कमियां हैं या किस सुधार की आवश्यकता है, तो वो जरूरी नहीं है, वो बाध्यकारी नहीं होती हैं सरकार के ऊपर कि कमेटी का गठन हो गया, उसने जो सुझाव दे दिया उसको मानना ही मानना, ऐसा नहीं होता है। वो अपना सुझाव देती हैं और गवर्नमेंट को जो ठीक लगता है उस पर वो फैसला लेते हैं और उस पर अपना वो सुधार कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रिकमेंडेशन होने के बहुत दिन बाद जो है उस पर एक्शन लिया जाता है। जैसे नरसिम्हन कमेटी की ही एक रिकमेंडेशन को 2006 में जो है उसमें उस पर अमल किया गया, अभी उस पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार जो है कमेटी काम करती है, किसी विशेष क्षेत्र के अध्ययन के लिए कमेटी का गठन किया जाता है। तो जो 1991 का दौर है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्राइसिस का टाइम था। आप जानते हैं कि एक ऐसी स्थिति आई थी कि सोना और सारे जितना जो है हमें गिरवी रखने पड़े थे, भारत की अर्थव्यवस्था लगभग चरमरा गई थी। और उसी वक्त जो है पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उनके वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाते हैं आपके पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस वक्त वित्त मंत्री बनाए गए और उन्होंने भारतीय बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोला, जिसे हम एलपीजी के रूप में याद करते हैं, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो भारतीय बाजार को उन्होंने खोला, व्यापार बढ़ा, इकोनॉमी रिवाइव हुई और उसके बाद में इस बात पर फोकस किया गया कि बैंकिंग व्यवस्था में कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, इसलिए वो सही से उसका प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। 1969 में जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस वक्त की समस्या ये थी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो लक्ष्य था वो हासिल नहीं हो पा रहा था। यानी कि जो प्राइवेट बैंक थे वो अपने लाभ के लिए काम कर रहे थे, पहली बात तो उनके प्रबंधन में बड़ी गड़बड़ियाँ थी। दूसरी बात ये थी कि उनकी शाखाएं बहुत कम थी, पूरे देश में फैले नहीं थे, तो इसलिए गांव-गांव तक लोगों के खाते होते ही नहीं थे। गांव में जो बड़े लोग होते थे, बड़े पैसे वाले, उनके ही बैंक में अकाउंट होते थे। बाकी जो छोटे लोग होते थे उनके लिए बैंक का काम वही साहूकार होता था, जो गांव के जो है बड़े किसी खेत का मालिक या किसी चौपाल का मालिक होता था, वो उनको कर्जा देता था और अपने मन मुताबिक उनसे रेट पर जो है सूद भी लेता था। तो उनके लिए, नॉर्मल आदमी के लिए बैंक का काम वही कर रहे थे। तो उस वक्त की समस्या ये थी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है बहुत ज़रूरी था, इसलिए राष्ट्रीयकरण किया गया उन समस्याओं के निराकरण के लिए। अब राष्ट्रीयकरण जब हो गया, बैंक सार्वजनिक हो गए, तो वो गवर्नमेंट के प्रबंधन में आ गए और गवर्नमेंट के प्रबंधन में आने के बाद में जब जो है सरकारी आदमियों के द्वारा उसके काम को करवाया जाने लगा, तो कहते हैं, आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, आप घर में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपके माँ बाप क्यों इतना परेशान है गवर्नमेंट जॉब के लिए। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। लॉकडाउन में, 3 महीने के लॉकडाउन में पूरा देश बंद हुआ। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, 90% लोगों की जॉब चले गए, उनको कोई पैसा, कोई पेमेंट नहीं हुआ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जब आप काम करेंगे तभी आपको पेमेंट मिलेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो देखता है कि हमारी एम्प्लॉई हैं और हमारी जिम्मेदारी है, वो एक जिम्मेदार संस्था है, वो अगर नहीं देगी तो उस पर सवाल उठने लगेंगे। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी हो जाए, इसलिए वो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। अब जब गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देती है तो उसके पास बहुत सारे अधिकार हो जाते हैं अपने उस जॉब को बचाने के लिए, तो उसके कार्य में शिथिलता आती है। मैं हर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अधिकतर ऐसे लोग ही मिलेंगे। आप सरकारी ऑफिसों में जाएंगे तो वहाँ पर वो पान खाते हुए मिल जाएंगे आपको, जो बताइए क्या काम है, कैसे हो जाएगा, आपका फाइल रख दीजिए, ऐसे बात करते हैं, ठीक है, पान खा करके, जो कलर लोग होते हैं। तो उससे हुआ क्या कि पूरा जो, जब आप कोई बड़े काम के लिए लगे हों और इस शिथिलता से आप काम करेंगे तो उसका परिणाम तो नकारात्मक होना ही होना है। और जो पूरी भूमिका नरसिम्हन कमेटी की है वो इसी बात पर ही टिकी हुई है, जो उनका सुझाव था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसका सार्वजनिक क्षेत्र में उसको मिलाना, ये कहीं ना कहीं 20 साल में ही उसके नकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ने लगे, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। देखो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण की, या यूँ कहें कि पूरे
हो ही गए हैं, क्योंकि 1969 से लेकर के उधर 2000 तक 31 वर्ष हो गया और 21, ठीक है ना, तो 30 20 50, ठीक ना, तो ये 50 और 51 वर्ष के आसपास हो गया है। तो इस पर एक बहस जो है फिर से शुरू हुई, क्योंकि जब कोई व्यवस्था, कोई बड़ा बदलाव अपना एक लंबा टेन्योर पूरा करता है तो उस पर बहस होती है, और जिस पर बहस होगी सवाल वहाँ से बनेंगे। तो नरसिम्हन कमेटी की जो सुझाव हैं वो बैंकिंग सुधार के लिए हैं। इनका जो सबसे पहला सुधार था, और ये नरसिम्हन कमेटी की पहली रिपोर्ट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका गठन 1991 में किया गया था, हम उस कमेटी की बात कर रहे हैं। नरसिम्हन के नेतृत्व में 2 कमेटी का गठन किया गया है। तो पहली कमेटी जो है उसका जो पहला सुझाव था वो था बैंकों का राष्ट्रीयकरण बंद करना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण रोकना चाहिए। और इसके पीछे उनकी थ्योरी यही है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, लगातार घाटे में जा रहे थे। जो दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं निजी क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंक, ठीक है, निजी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक दोनों के बीच का, सार्वजनिक क्षेत्र के निजी क्षेत्र के बैंक दोनों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो प्राइवेट बैंक हैं और जो सार्वजनिक बैंक हैं उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक बैंकों का प्रबंधन सरकार खुद करवाती है और प्राइवेट का प्राइवेट व्यक्ति करवाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एकदम खुले तरीके से काम होना चाहिए। ये नहीं कि सरकारी है तो उसमें ज़्यादा उसको प्रिविलेज दे दिया जाए और जो प्राइवेट वाले हैं उसको जो है ज़्यादा सख्ती से उनसे काम लिया जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। जो तीसरा है, उन्होंने जो उनकी जो तीसरी रिकमेंडेशन है, किसी बैंक को, किसी सार्वजनिक बैंक को, देखो राइटिंग मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, खराब होगी, किसी सार्वजनिक बैंक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करना चाहिए। जैसे SBI, ठीक है। तो कि एक जो है उनका सुझाव था कि किसी आप अपने एक सार्वजनिक बैंक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट कीजिए। अगली जो उनके सुझाव है वो है जो छोटे बैंक हैं उनका बड़े बैंकों में विलय कर देना चाहिए। जो चौथा सुझाव है, छोटे बैंकों का, छोटे या घाटे में चल रहे बैंकों का बड़े बैंकों में विलय कर देना चाहिए। अभी हाल ही में जब मैंने आपको पढ़ाया बैंक का इतिहास या बैंक का वर्गीकरण, उसके बाद जब मैंने आपको बताया कि वर्तमान में कितने बैंक हैं जो राष्ट्रीयकृत हैं, 11, और उससे पहले कितने थे, 19, ठीक है। तो वो घटे का है विलय की वजह से, छोटे मोटे बैंकों का विलय कर दिया गया, ठीक है। तो वो किसका सुझाव था, नरसिम्हन कमेटी का सुझाव था। अब देखिए करंट आपका जुड़ रहा है 1991 से, ऐसे ही सवाल यूपीएससी पूछती है। छोटे या घाटे में चल रहे बैंकों का बड़े बैंकों में
विलय कर देना चाहिए। ठीक है, यह एक सुझाव था। अगला जो सुझाव है, CRR एवं SLR को कम करना चाहिए। SLR की दर को कम करना चाहिए, कम करना चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब CRR और SLR की दर कम होगी तो बैंक के पास ज़्यादा आसानी से पैसे उपलब्ध होंगे ऋण प्रदान करवाने के लिए, जिससे आर्थिक समृद्धि आएगी। ठीक है, क्योंकि 1991 के दौर में क्या था कि डिमांड कम हो गया था, तो उस डिमांड को बढ़ाने के लिए फ्लो का बढ़ना जरूरी था। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे थे। और इसी सुझाव को ध्यान में रखते हुए 2006 में जो CRR है और SLR के बीच में जो एक था कि इससे जो उसका एक बाइनरी जो थी, जो एक बाइंडिंग बनाई गई थी कि इससे कम और ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसको हटा दिया गया और उसमें सुधार कर लिया गया। अब जो है RBI कितना भी घटा सकती है CRR और कितना भी बढ़ा सकती है, SLR को कितना भी बढ़ा सकती है, कितना भी घटा सकती है। ठीक है, तो इसमें संशोधन कर लिया गया। अगला जो है ARCs की स्थापना करना। ARCs की स्थापना जो कि NPA को वापस लाएंगे। अब ARCs क्या है? एसिड रिकंस्ट्रक्शन, फंबल प्रॉब्लम्स को बोलते हैं। एसिड क्या है? एसिड मतलब संपदा और रिकंस्ट्रक्शन यानी कि बनाना, दो बार फंबल प्रॉब्लम हुआ, इसको फंबल प्रॉब्लम बोलते हैं। और जो ये टीचिंग का प्रोफेशन है ना, इसमें अक्सर होता है और ख़ासकर ठंडी के महीने में होता है, क्योंकि गला जो होता है इसको बार बार गर्माहट की आवश्यकता होती है और बहुत देर तक जब आपको चाय वगैरह नहीं मिलती है तो गला जो है इस तरीके से हरकत कर सकता है। तो एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं उनकी स्थापना होनी चाहिए। एसिड रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनीज हैं उनका काम होता है कि वो NPA को लाएं। अब NPA क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगली क्लास आपकी NPA की ही होगी कि NPA क्या होता है, क्यों NPA होता है, कैसे काम करता है। मोटा माटी ये समझ लीजिए कि NPA वो संपत्ति है जो बैंक से कर्जा लिया गया और बैंक में जमा नहीं किया गया है, तो उनको कैसे वापस लाना है उसके लिए ARCs यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की स्थापना कीजिए ताकि वो उसको वापस ला सकें। ये भी सुझाव था किसका? नरसिम्हन कमेटी का। तो ये उनके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे जिसको आपने इसमें समझा। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड और उनके कुछ सुझाव जो हैं, एक और महत्वपूर्ण सुझाव है जो मेरे दिमाग से उतर रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं भूल रहा हूँ, मैंने उसको नोट डाउन करके रखा, उसको मैं बता दे रहा हूँ कि कई बार होता है कि फैक्ट आपका जो दिमाग है कंप्यूटर नहीं है। बहुत सारे फैक्ट होते हैं जो दिमाग में होते हैं, कई बार एक जो है उलट भी जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि अगर कुछ छूटा है तो उसको अगली क्लास में या किसी भी तरीके से पहुंच जाए आखिर तक, आप बात जो है आपके पास तक। तो एक और सुझाव था, उसको भी लिख लीजिए। एक सुझाव जो नरसिम्हन कमेटी का और था, नंबर 7, प्राथमिक क्षेत्र में ऋण उपलब्धता में सुधार करना। इसी की व्याख्या में नरसिम्हन कमेटी ने यह भी कहा कि जो बैंक हैं उनको डिसाइड करने दीजिए कि उनको कितना पैसा किस सेक्टर में देना है। आपको नियम बना करके बाधित मत कीजिए उनको कि नहीं आपको इतना पैसा इस सेक्टर में देना है। इसी के व्याख्या में उन्होंने कहा था प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है वह क्षेत्र, जैसे कृषि है आपका, वह जो एकदम मूलभूत चीज़ों से जुड़े हुए हैं,
मछली पालन, कुक्कुट पालन, खेती बाड़ी, ये सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो ये प्राइमरी, उन्होंने कहा कि प्राइमरी सेक्टर में जो कर्ज की व्यवस्था उसमें सुधार कीजिए, क्योंकि अधिकतर जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो उसी से जुड़ी हुई है, प्राइमरी सेक्टर से। तो उसको सही कीजिए, उसके ऋण उपलब्धता को आप सही कीजिए। साथ ही साथ सुझाव में कहा था कि आप बैंक को डिसाइड करने दीजिए कि उसे कितना पैसा किस सेक्टर में देना है, इससे बेहतर परिणाम आएंगे। यह भी एक सुझाव था इसी के व्याख्या में। ठीक है, तो ये था नरसिम्हन कमेटी का सुझाव। इसमें एक सुझाव हो सकता है कि कहीं आपको मिल जाए, लेकिन जो बड़े सुझाव थे जो कि नरसिम्हन कमेटी में दिए गए थे, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। एक सुझाव इसमें यह भी था कि बैंक कितना ब्याज देंगे अपने डिपॉजिटर को, ये बैंक को तय करने दीजिए। आरबीआई को इसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह भी एक सुझाव था आरबीआई जो है नरसिम्हन कमेटी का। इससे क्या होगा कि बैंक अपना प्रॉफिट तो कोई घाटे के लिए काम नहीं करेगा और वो कस्टमर को अधिक ब्याज देगा, तो कस्टमर भी उनके पास आएंगे, इससे बैंकिंग व्यवस्था भी बेहतर होगी। तो यह भी उनका सुझाव था। तो ये थी पूरी नरसिम्हन कमेटी की पहली रिपोर्ट। अब इसमें एक सवाल जो बन करके आपके सामने आया, एनपीए क्या है। ठीक है, एनपीए आपको नहीं पता होगा तो अगली क्लास में एनपीए की चर्चा करेंगे। बाकी नरसिम्हन कमेटी की पूरी रिपोर्ट मैंने आपको बताई, आप पॉइंट वाइज उसको नोट कर लेंगे, अपनी भाषा में लिख लेंगे। देखिए मेरा क्या, मैं किसी किताब को लेकर के इसलिए आपको नहीं पढ़ाता हूँ। मेरा क्या जो मुझे समझ में आया है, मैं उसको यहाँ पर आपको बताता हूँ। कभी लाइन वाइज लिख दिया, कभी ऐसे ही समझा दिया, क्योंकि मेरा तरीका यही है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग विकसित कीजिए, अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, समझ में जो ना आए उसको पूछ लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे एनपीए पर। कुछ भी समझ में ना आए कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो में उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।